ओ गॉड, यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी, जिसको लेकर के इस बार बहुत परेशानियां हैं कि हाय रे बड़ा मुश्किल पेपर आ गया है ना, तौबा तौबा, और सारा मूड खराब कर दिया, वो वाली बात हो गई। तो मैंने पेपर देखा, एकदम आसान पेपर है। बस फर्क इतना सा है कि जिन्होंने कभी इंग्लिश पेडागोजी नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत भी, या समझने में जिन्होंने सिर्फ रट्टे लगाए हुए हैं टॉपिक्स के, समझा नहीं है उनको दिक्कत आएगी, अदरवाइज ईजी है ना। तो समझेंगे। और इसमें लैंग्वेज 1 वाला जो हिंदी का सेक्शन है, पेडागोजी का सिलेबस लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सभी के लिए सेम है। तो जितने भी सेशंस आज से और आगे तक, चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी के हों, वो आप अटेंड करिए, क्योंकि अभी हिंदी पेडागोजी भी अनभिज्ञ नहीं रह गई है। इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश पेडागोजी है उसका ट्रांसलेशन देखने को मिल रहा है कई क्वेश्चंस में, सब में नहीं बट कई क्वेश्चंस में। तो अगर थोड़ा सा इंग्लिश पेडागोजी का, जैसे मैंने मैराथन्स लिए हुए हैं, तो थोड़ा देख लोगे तो उससे दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, अगर नहीं भी देखोगे तो एक बार नए तरीके से हिंदी में भी समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम चिल्ड आउट होकर के समझने पे फोकस करना है क्वेश्चन को। पेपर आसान है, पेपर मतलब क्वेश्चंस आसान है। ये 15 क्वेश्चंस हम करेंगे आज, थोड़ा सा ट्रेलर के लिए, कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने कि पेपर आया कैसा था इस बार। और आगे भी मैं इसमें पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस कराती रहूंगी। पेपर पे ही रखा है, इसको टाइप नहीं कराया है, ताकि एक रॉ फीलिंग आए आपको लगे कि क्वेश्चन पेपर में देख करके कैसे सॉल्व करते हैं, एक वो साइकी तैयार हो। स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। आज सेशन लेने का प्लान था नहीं, थोड़ा सा कोल्ड था, बट फिर शाम होते होते जो है मूड, तबियत थोड़े से बेहतर हुए, मैंने सोचा एक सेशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। 1 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू होती है, जो हिंदी लैंग्वेज 1 है, उसमें हम उठाते हैं फटाफट से पहला ही क्वेश्चन। आप पोल में जवाब देते चलेंगे और समझेंगे। ये मत सोचेगा मैं तो हिंदी लैंग्वेज 2 लेता हूं या लेती हूं तो मुझे क्या दिक्कत, मैं ये वाला सेक्शन क्यों करूं, सिलेबस सेम है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। इसको एक प्रैक्टिस की तरह भी देखिए और समझ भी इसकी आपकी डेवलप होगी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए और पढ़िए एक बार। अगर मैं बात करूं उस युक्ति का, यानी एक तो ध्यान से पढ़ना है, जिसने ढंग से पढ़ लिया उसका आधा काम खत्म है। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। यानी यहां पे 4 युक्तियां दी हुई होंगी और उदाहरण ये है, तो इस उदाहरण में युक्ति क्या है, टेक्निक क्या है, वो पहचाननी है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। यानी कोई बच्ची है जो कह रही है मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, या मेरा भी जैसे लैंग्वेज को लेके मैं फोकस करती हूं कि सही भाषा का उच्चारण हो, सही से हम सही शब्दों में बात कर पाए। ठीक, तो मैं भाषा पर ध्यान रखती हूं। या आप में से भी कई लोग होंगे जो अपनी भाषा का ध्यान रखते होंगे, जैसे आप कोई गलत शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो उसको ठीक करते हैं, उस प्रोनाउंसिएशन को। होता है, सबके साथ होता है कभी ना कभी। जो लोग ध्यान नहीं रखते वो कुछ भी बोल जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। यानी जब हम दिमाग, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मुख सुख बोलते हैं उसको, हमारी मैम पढ़ाया करती थी टीचिंग ट्रेनिंग में, कि दिमाग को दिमाग बोलते हैं, बादाम को बादाम बोल देते हैं। तो ये क्या है, हम ध्यान नहीं रख रहे, मुख सुख की ओर हैं, मतलब आसानी से मुख को सुख मिल जाए। कि बादाम बोलने में आ की मात्रा और लगानी पड़ेगी, दिमाग बोलने में ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग बोल देते हैं कई लोग, है ना। तो अब जो व्यक्ति यहां पे लिखा हुआ है मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, मेरा भाषा पे ध्यान है और इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो, यानी मैं सही भाषा को इस्तेमाल करूं। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, पर भाषा व्यवहार कहलाएगा, ये ट्रांस लैंग्वेज यूजेस कहलाएगा, ट्रांस लैंग्वेज यूजिंग कहलाएगा। क्या 2 भाषाओं की कोई बात चल रही है? याद करना, ये याद करने की बात हो रही है, रट्टा लगाने की बात हो रही है? नहीं। पुनरावृत्ति करना, दोहराने की बात हो रही है? नहीं। ये बात है स्व निरीक्षण की। कितना आसान सवाल है, इसमें कुछ भी है, लड्डू है एकदम बिल्कुल। स्व निरीक्षण यानी आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। इंग्लिश में भी इन शब्दों को जानते चलिए, आपकी इंग्लिश पेडागोजी भी तैयार होगी। दूसरा, अभी अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी नहीं भी ली है, इंग्लिश आपने लैंग्वेज ही नहीं ली है, तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई सारे तो ट्रांसलेटेड हैं। जो हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चन है वो इंग्लिश से सीधे ट्रांसलेट कर दिए गए हैं, कई बार ये देखने को मिल रहा है हमें। उसका रीजन वही है कि सिलेबस सेम है। तो स्वनिरीक्षण क्या है, सेल्फ असेसमेंट, बेसिक सी बात है कि आप खुद का आकलन कर रहे हैं, है ना। सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन, कोई और नहीं है। टीचर ने नहीं बताया कि बेटा इस शब्द को बादाम बोलो, आप खुद से ध्यान रख रहे हैं, अगर गलत बोल दिया तो ठीक कर रहे हैं उसको। तो एक सिंपल बात थी कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, उस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो इसमें स्व निरीक्षण की युक्ति का इस्तेमाल हुआ है, यानी जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है दैट इज सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन जिसको हम कहते हैं। क्लियर है बात। पर भाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेज
की बात नहीं हुई है, इस पे भी हम आएंगे। मैं आपको कंफ्यूज करने के मूड में नहीं हूं। अभी आपके एक दिमाग में ये समझ पैदा हो कि पेपर आसान है, इसको समझा जा सकता है, इसी पे फोकस्ड हैं हम, ठीक है। सिर्फ दोहराने की बात यहां हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 92 कह लीजिए। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। जन्म जन्मांतर से इंग्लिश पेडागोजी में ये क्वेश्चन आता रहा है और पहले भी हिंदी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन एक आध बार। इसको हम कहते हैं, जब से ऑनलाइन पेपर हुआ तब से ये हिंदी में भी आया, अदरवाइज इंग्लिश में आया करता था, कि बच्चे कविता गा रहे हैं, ये मेरी आंख है, ये मेरे कान, ये मेरी नाक है ना। ऐसे होता है ना कई बार क्लास में हम कहते हैं कोई कविता याद करो कि मछली जल की रानी है, तो हम मछली बना के दिखाते हैं, जल बना के दिखाते हैं। मतलब जैसा टीचर बोल रही होती है, जैसी बच्चे कविता गा रहे होते हैं कि इतना बड़ा कुछ भी, कोई एक चीज हो सकती है, कोई बहुत बड़ा आलू देखा एक दिन या बहुत बड़ा भालू देखा, तो बच्चे हाथों से, हाथ और पैरों का पूरा प्रयोग करके शरीर का वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं। इसको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहा जाता है, इंग्लिश में TPR कहते हैं इसको। और इसी को इन्होंने ट्रांसलेट करके दे दिया हिंदी में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। यानी बच्चे अपने अंग को स्पर्श कर रहे हैं, अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो जब गाते हुए कविता को, तो उसको समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। कि आप अपने पूरे शरीर का, भौतिक मतलब जो आपका शरीर है उसके थ्रू प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहां पे समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ये एक टेक्निक है, ये एक आपका मेथड है अगर मैं कहूं पढ़ाने का, ठीक है ना। तो विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्य भाषिक, सिर्फ ऑडियो विजुअल है नहीं, संप्रेषणात्मक सिर्फ यहां पे कन्वर्सेशन चल रही है नहीं, बाकी यहां काम के नहीं है। अगेन कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे जब हम प्रॉपर मैराथन में, या अलग से मेथड्स भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तब इनको लेकर के आएंगे, है ना। अभी बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि आप किंडरगार्टन में हैं, तो आज हम पहला सेशन कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी का इस जनवरी वाले सेशन के लिए। तो हम बेसिक एक चीज को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है और ये जवाब इसका है तो क्यों है। इसका एनालिसिस प्रॉपर एक एक ऑप्शन का, वो चीरफाड़ हम आगे चल के करेंगे, नहीं तो अभी कंफ्यूजन क्रिएट होगी 100%। तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ठीक, ये क्योंकि वैसे भी ये टेक्निकल है, मतलब ये वैसा है कि भाई या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पोल में जवाब दीजिएगा। जस्ट 15 क्वेश्चन है, आराम से खेलते कूदते करेंगे। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। यानी कोई पहली यूनिट उन्होंने पढ़ी होगी, कुछ शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। यानी 5 क्वेश्चन है और बच्चे भी 4-5 के ग्रुप में या 3 के ग्रुप में बैठ करके एक समूह बना करके क्या कर रहे हैं, प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं या प्रश्नों का हल निकाल रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। कि मैंने अपने दोस्त को दिया, बेटा बोल रही हूं कि भाई एक काम कर, ये बता दे, ये क्वेश्चन सुन ले मेरे से, या इसका जवाब क्या होगा। आपस में बच्चे चर्चा कर रहे हैं इन प्रश्नों की, अदला बदली कर रहे हैं अपने प्रश्नों की। उसकी नोटबुक अपने आप ले ली, अपनी नोटबुक उसको दे दी कि तू मेरे से क्वेश्चन पूछ, मैं तेरे से पूछूंगा। क्या है ये, ग्रुप में चल रही है ना चीजें, यानी समूह में अधिगम हो रहा है या आकलन हो रहा है, टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, सहपाठी आकलन है ये, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कह देते हैं, पीयर असेसमेंट। इसमें क्या मुश्किल है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, पीयर असेसमेंट, दिस इज पीयर असेसमेंट इंग्लिश में, या हिंदी में कहें सहपाठी आकलन। कि जो सहपाठी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, वो आकलन कर रहे हैं एक दूसरे का ग्रुप में। इस ग्रुप से वो 5 क्वेश्चंस दूसरे बच्चे को दिए, दूसरे ग्रुप के क्वेश्चंस खुद लिए, फिर एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक दूसरे को नंबर दे रहे हैं कि अच्छा 5 में से कितने सही बताए, मैं तेरे को 2 नंबर दूंगा। ऐसे करते हैं ना बच्चे, ग्रुप में पढ़ते हैं। तो दिस इज सहपाठी आकलन, पीयर असेसमेंट। स्व आकलन होता है जब बच्चा खुद से ये काम अकेले कर रहा होता, सेल्फ असेसमेंट हो जाता है ना। फीडबैक की बात यहां जस्ट नहीं चल रही है, डिस्कशन भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी से बस फीडबैक मांग लिया कि मैंने कैसा किया अपनी नोटबुक दे करके, ठीक है ना। पठन आकलन नहीं है, कोई रीडिंग असेसमेंट नहीं है, पढ़ने की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 4, पढ़िए एक बार। क्या कहता है भाई, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूं और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। यानी एक बच्ची है जो ये कह रही है कि मुझे यह काम बहुत पसंद है। काम क्या है, आगे लिखा हुआ है कि जब अध्यापिका यानी जब टीचर जो है मुझे एक कार्ड देती हैं, एक फ्लिपकार्ट टाइप का कुछ होगा, है ना, एक उनको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, याद आ रहा है कुछ, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यूज करते थे ना, कार्ड्स होते हैं, हाँ TLM में एक कार्ड्स यूज करते हैं, फ्लैश कार्ड्स, राइट। तो जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है,
अब इस पे इस फ्लैश कार्ड पे कोई शब्द लिखा हो सकता है, कोई वाक्य लिखा हो सकता है, फिर बच्चा उसकी एक्टिंग करता है। वो डम शैट टाइप की चीज जो खेलते हैं लोग कि आपको 3 वाक्य दिए गए, अब आप अपने संकेतों से बता रहे हैं, या तो उसकी एक्टिंग करके बता रहे हैं या मुंह बंद रख के, और कोशिश कर रहे हैं कि अपने साइन लैंग्वेज से बता पाए कि कौन सी मूवी की बात हो रही है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूं, यानी एक्टिंग करूंगी, और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। होता है ना कि भाई 3 शब्दों का एक बात है और पहला शब्द हिंदी में है, इंग्लिश में है, ये सब करते हैं हम, फिर अनुमान लगा रहे हैं बाकी बच्चे। ये गेम चल रहा है, ठीक है ना, सस्ता डम शैट कहेंगे। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान करनी है कि ये प्राथमिकता क्या है बच्चे की, और वो इस टिप्पणी से क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। यानी जब मैं फिजिकली एक्टिविटी करती हूं, जब मैं गतिबोधक मतलब जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जिस काम में, वो चीज मुझे अच्छे से समझ आती है। बिल्कुल आसान बात है भाई। अगर इसमें ये फ्लैश कार्ड नहीं होता तो हो सकता है भाषा को समझने में उतनी आसानी नहीं होती। ज्यादा बेहतर हम समझ पाते हैं जब बच्चा सक्रिय होगा, जब बच्चे को एक्टिव रखना है आपको किसी भी ऑप्शन में। वही पेडागोजी का सिद्धांत यहां भी लागू होगा। जब मैं देखती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। सिर्फ देखने की बात हो रही है या एक्टिविटी की? अभिनय करना क्या है, एक्टिंग करना क्या है, एक एक्टिविटी है। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ देख के याद हो जा रहा है, पढ़ के होता तो हम मान लेते। जब मैं सुनती हूं, इसमें सारी चीजें हैं। कार्ड से वाक्य को याद करती हूं, ये सब आ गया यहां पर ए ऑप्शन में। वो ऑप्शन बेस्ट है जो बाकियों से बेहतर हो या अपने अंदर बाकी तीनों ऑप्शंस को समाहित कर ले। तो पहला ऑप्शन ही यहां सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसको हम यहां 95 भी कह सकते हैं। उस साइड जाएंगे, पोल आपके सामने आएगा और निशा जी के सौजन्य से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है ये, और आपको जवाब देना है, ठीक। पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 95। इसको आगे से क्या कराएंगे, टाइप कराएंगे। अभी आप रॉ पेपर वाली फील ले लीजिए। देखिए भाई साहब, ये बार बार बताइए, जवाब दीजिएगा। कहना क्या चाहते हो? बार बार परेशान करके रखा है हमको। देखिएगा, बताइए फटाफट। बैच की क्लास बिल्कुल होगी, शुरुआत में ही बता दिया है, दोबारा देखना सेशन, है ना। मंडे से आपकी क्लास जो है बैच की शुरू हो जाएगी या कंटिन्यू हो जाएगी। अभी 3-4 सेशन में ऑलरेडी ले भी चुकी हूँ। फिर उसके बाद मंडे का सेशन जो है लास्ट होगा, जो यूट्यूब पे होगा वो चैप्टर वाला। उसके बाद आपकी यूट्यूब की क्लासेस अलग और बैच की क्लासेस अलग, ठीक है जी। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, ये वही असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। अभिकथन क्या है? विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। यानी जो भी बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे होते हैं उनको अपनी एज के अकॉर्डिंग, यानी 6 साल का बच्चा यदि पहली क्लास में है तो उसको भाषा बोलना आता है, इस्तेमाल करना आता है, अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को समझना, अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में, वो ये काम अपनी एज के अकॉर्डिंग, एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज उसको आती है। जब बच्चा स्कूल में जाता है, जिस भी आयु में जाएगा उस आयु के अनुसार वो भाषा सीख रहा होता है अपने एनवायरमेंट से। बात सही है या नहीं? या मैं कहूं भाषा का अर्जन कर रहा होता है, इकट्ठा कर रहा होता है लैंग्वेज को, जो भी आसपास उसने सुना होता है, कार्टून से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने आस पड़ोसियों से। ठीक है बात, ये बात तो सही है। ये बात क्या है? सत्य है, ट्रू है ये स्टेटमेंट कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। अपनी बात को कहने सुनने का उनको ज्ञान होता है अपनी भाषा में, जरूरी नहीं है विद्यालय की भाषा में। अगर घर में हिंदी बोली जाती है तो वो हिंदी में जानते हैं बात को कहना, या अपनी एज के अनुसार उनको भाषा प्रयोग आता है। ऐसा नहीं है कि भाषा बिल्कुल नहीं आती उनको, जीरो होते हैं स्कूल में जाने से पहले, स्कूल में जाके लैंग्वेज सीख रहे हैं। स्कूल में जाके स्कूल की भाषा सीख सकते हैं, या उस भाषा को, मान लीजिए हिंदी घर पे बोली जाती है तो हिंदी को और बेहतरी से सीख सकते हैं, उसके नियम कायदे कानून सीखेंगे स्कूल में जाकर के, व्याकरण पढ़ेंगे, लेकिन भाषा का प्रयोग उसको आता है बच्चे को। ठीक, तो बात तो सही है। तर्क क्या है इसका? भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, कि उनकी लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी होती है बच्चों में। सारे बच्चे एक तरह की संस्कृति से तो नहीं आते। कोई बच्चा होगा जो या सबकी भाषा एक तो नहीं होती। किसी बच्चे के घर में पंजाबी बोली जा रही है तो वो पंजाबी बोलेगा, किसी के घर में संस्कृत तो संस्कृत, किसी के घर में भोजपुरी तो भोजपुरी, किसी के घर में हिंदी तो हिंदी, किसी के घर में इंग्लिश तो इंग्लिश सीख के आया होगा। तो ये क्या हुई? विविधता हो गई क्लास में, कि सब बच्चे सेम भाषा जानते हो जरूरी नहीं है। और सांस्कृतिक विविधता, सबके घर में अलग त्योहार मनाए जाते हैं, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो सोसाइटी और कल्चर है वो बाधा नहीं बनता है, वो हेल्प करेगा लैंग्वेज में। तो ये बात यहां गलत हो गई, ये स्टेटमेंट, ये रीजन गलत है। ये पहली बात सही थी, ये गलत हो गई। तो ए गलत है, सॉरी ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, 36% लोग इसका जवाब दे पा रहे हैं। भाई इसमें इतनी गड़बड़ क्यों है? आसान सी बात थी।
कि अपनी एज के अनुसार सीख के आते हैं बच्चे? हाँ आते हैं, सही बात है। ये कह रहे हैं भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। देखिए बच्चा जो भी घर से लेके आता है वो उसकी समस्या नहीं बन सकती कि बच्चे की विविधता, बच्चे का सांस्कृतिक ज्ञान, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, उसको हम संसाधन, एक एसेट की तरह मानते हैं। तो इसको हम बाधा के रूप में नहीं देख सकते, बच्चे की संस्कृति को, बच्चे के समाज को, बच्चे की भाषा को। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, हल्का सा जूम करेंगे ताकि आपको देखने में कम समस्या हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। यानी क्लास 5 में पढ़ने वाला एक बच्चा है मंजीत नाम का, जो अपने दोस्तों से एक तरीके से बात करता है। आप भी ऐसे ही करते होंगे। ये एग्जांपल पता नहीं मैंने आपको कितनी बार दिया है, अगर आपने पुराने सेशंस देखे होंगे हिंदी पेडागोजी के, इंग्लिश पेडागोजी के, है ना। इंग्लिश पेडागोजी के तो स्पेशली अगर आपने देखे हैं सेशंस, तो मैंने ये बात आपके सामने बहुत बार रखी है कि जब जैसे हम घर पे बात करते हैं वैसे हम अपने दोस्तों से बात नहीं करते, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं वैसे हम अपने टीचर्स से बात नहीं करते, है ना। अभी जैसे मैं और निशा मजाक करते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम सेम वे में, अगर मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठी हूं तो सेम वे में हम बात कर रहे होंगे, है ना। जब हम दोस्तों में होते हैं कई बार हम कह रहे हैं अरे यार तू भी कैसी बातें करता है, पिताजी को बोलिए आप यार, है ना, 2 झापड़ लगेंगे। या फिर कुछ पिताजी तो आजकल के पेरेंट्स कुछ तो थोड़े नॉर्मल भी हो गए, उनके सामने आप बोल भी सकते हो, लेकिन फिर भी अंतर रहेगा। जो जिस तरह से आप अपने दोस्तों से बात करते हो, जिस तरह से आप अपने से छोटों से बात करते हो और जिस तरह से आप अपने बड़ों से बात करते हो, ये क्या है, ये भाषा का प्रैग्मेटिक्स है ना। ये भाषा का प्रैग्मेटिक्स है। नहीं तो ज्यादातर घरों में तो अभी भी यही होगा, आपने बोला मम्मी यार कि मैं तेरी यार लग रही हूं, है, तो ये क्या होगा, ये प्रैग्मेटिक्स है कि जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं वैसे आप अपने घर वालों से नहीं करते, वैसे आप अपने छोटों से नहीं करते, जैसे आप घर में बात करते हैं वैसे आप ऑफिस में नहीं करते। ठीक है जी। तो ये क्या है, उपयोगितावादी एस्पेक्ट है भाषा का, इसको प्रैग्मेटिक्स कहते हैं लैंग्वेज का। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को उपयोगितावादी या प्रैग्मेटिक्स कहा जाता है कि आप प्रैक्टिकल यूज कहां कैसे करना है भाषा को, है ना। अर्थगत या प्रकृतिवादी या वाक्यगत, इन बातों का यहां कोई लेना देना नहीं है। ये बात जब मैं आपके साथ प्रैग्मेटिक्स, फोनीम, मॉर्फीम, ये सब जब हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश में, तो उसी को ट्रांसलेट करके दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, या 97 कह लीजिए। पढ़िए एक बार और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कहता है एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं, यानी ना तो किसी बड़े से सुने हैं, अडल्ट से, और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं, यानी वो शब्द घर में बोले ही नहीं जाते। माँ देख रही है, माँ तो ध्यान देती है बच्चों पर, तो कि बच्चा हमारा ऐसे शब्द बोल रहा है जो ना भाई बहन बोलते, ना घर में बोली जाती है भाषा या ये शब्द, और ना ही बाहर बोले जा रहे हैं। फोन की बात नहीं हो रही कि फोन में देख ले रहे हैं, आजकल तो ये भी एक ऑप्शन है ना कि फोन में देख ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो मतलब वो आसपास नहीं बोले जा रहे, वो शब्द बच्चे ने सुने नहीं है बट वो बोल रहा है। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित यानी मेल खाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बस इसको बढ़ा चढ़ा करके इतने शब्दों में, इतनी लाइंस में बना दिया। अदरवाइज इतना एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता था आज से पहले ये, इस बार इन्होंने पूरी कहानी बना के पूछा कि क्या आपने रट्टे लगाए हुए हैं क्वेश्चंस के, या जो थियरिस्ट हैं चाहे वो स्किनर हो, प्याजे हो, नॉम चॉम्स्की हो, सिर्फ रट्टे लगाए हैं उनके, या फिर आपको पता भी है उनके बारे में कुछ। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बहुत बढ़िया जी, आप वेस्ट बंगाल से हैं, देश भर से हम लोग जुड़े हुए हैं अक्रम। चलिए आइए फटाफट से। तो अगर हम बात करते हैं यहां 30% लोग इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, है ना, यानी सबको इसका गलत आंसर देना है। 22% सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, 28% फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं। मतलब कोई भी मेजॉरिटी में आप में से 50% लोग भी सही उत्तर दे नहीं पा रहे हैं इसका, जबकि ये इतना आसान सवाल है। इसकी जगह अगर मैंने ये लिखा होता आपके सामने कि स्किनर भाषा को कैसे, कौन मनोवैज्ञानिक है जो भाषा को अनुकरण से सीखने पर बल देता है, यानी इमिटेट करके, नकल करके हम भाषा सीखते हैं, तो आप चुपचाप से जवाब दे देते जी ये तो व्यवहारवादी हैं, और व्यवहारवादी कौन है? स्किनर हैं, है ना। लेकिन इन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा है। चलो समझते हैं, इसका आंसर होगा व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, जो की बात स्किनर कहते हैं कि बच्चा अपने परिवेश से अनुकरण करके यानी नकल करके, उसने कार्टून में देखा कुछ, फिर वो बोलेगा तुतला करके, फिर अगली बार ठीक बोलेगा, यानी नकल करके भाषा को बोलता है। समझते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या था आखिर हमसे, और हमने गड़बड़ की क्यों। ठीक है ना, ये स्किनर ही गलत लिख दिया एक तो मैंने, हिंदी में और इंग्लिश के शब्दों में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा। देखिएगा ये वही स्किनर हैं जिनको आप आगे चल करके इनके चूहे के, इनके कबूतर के एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहा जाता है इनको, है ना।
चलिए, इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत बातें इनके बारे में। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल रही है जो ना उसने आसपास सुने हैं। फिर वो बोल कहां से रही है, क्योंकि माँ को तो लगता है कि हम तो अनुकरण करके एनवायरमेंट से सीखते हैं। तो जो माँ को ये लगता है कि हम अनुकरण करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, ये बात क्या कह रही है, बाकी बात भूल जाइए, बस इतना बता दीजिए। इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं, यह मत, ये बात किससे प्रभावित है या मेल खाती है? तो ये व्यवहारवाद से मेल खाती है। स्किनर कहते हैं ऐसा कि हम अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया हुआ है स्किनर वाला कि अनुकरण से भाषा सीखना किसके द्वारा कहा गया है? आप कहते हैं बीएफ स्किनर, बुरहज फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने इस बार ये डायरेक्ट नहीं पूछा। अब समझते हैं कहानी है क्या। देखो, अब ये बच्चे के पास नए शब्द आ कहां से रहे? अब इसमें आप ले आइए नॉम चॉम्स्की को। नॉम चॉम्स्की कहते हैं हमारे अंदर क्या है? भाषा अर्जन यंत्र है। यानी बच्चे, जो हम कहते हैं जनरेटिव ग्रामर है हमारे अंदर, हम जनरेट कर सकते हैं वाक्यों को, शब्दों को, तो वो वहां से बोल पा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति नॉम चॉम्स्की में विश्वास ही नहीं रखेगा, वो तो किस में विश्वास रख रहे हैं कि अनुकरण करके सीखते हैं, कहीं आसपास से कहीं तो सुना होगा, नकल तो की होगी, किसी ने तो बोला होगा ये शब्द। तो ये अनुकरण क्या है? जबकि वो नया भी बना सकता है थोड़ा बहुत आसपास का मेल मिला करके। तो अनुकरण वाली बात स्किनर से मेल खाती है और यही इन्होंने पूछा था। जबकि जो नए शब्द बना करके बोल पा रहा है बच्चा, वो किससे मेल खाएगी? वो मेल खाएगी इनेटिस्ट यानी नॉम चॉम्स्की से, वो बात कि वो नए शब्द बना पा रहा है, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं वो आपके इनेटवादी या प्राकृतवादी भी कह देते हैं उनको, ठीक है ना। तो यहां पे और कुछ बनता ही नहीं है ऑप्शन में, व्यवहारवाद यानी स्किनर ऐसा मानेंगे इस मत। देखिए लास्ट में देख लीजिए क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा था कि परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखने वाला मत कहां से आया है? तो ये व्यवहारवाद से आया है। स्किनर डायरेक्ट नहीं पूछा, बट बात वही आ गई। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए अब और समझते हैं कि क्या हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 98 बोल दीजिएगा। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? ये क्वेश्चन भी इंग्लिश पेडागोजी में बहुत आता था, इस बार हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट कर करके आपके सामने पटक दिया है, ठीक है जी। तो कौशलों के उस समूह यानी स्किल्स, 4 कौशल होते हैं आपकी भाषा में, हिंदी हो इंग्लिश हो, है ना, जिसको हम सूबो पाली कहते हैं हिंदी में और LSRW कहते हैं इंग्लिश में। सूबो पाली का मतलब क्या है? सू मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, प फॉर पढ़ना, ली फॉर लिखना, सूबो पाली। ये हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, है ना, कि सूबो पाली ही बोलते हैं। ये हमारे बहुत सारे फंडे हैं जो मैंने और आपने मिलकर के बनाए हुए हैं। तो LSRW की अगर हम बात करें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये ही हिंदी में 4 कौशल हैं, सूबो पाली। अब इन कौशलों का कुछ समूह होगा, कौशलों के उस समूह को, अब इसमें सुनना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, बोलना हो सकता है, चारों भी हो सकते हैं। यानी कौशलों का उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले, यानी स्कूल जाने से पहले, अभी उनको पढ़ना लिखना सिखाया नहीं गया प्रॉपर, लेकिन वो कुछ ना कुछ तीरंदाजी करते रहते हैं। किसी बच्चों को आप पेन दे दीजिए, वो ऐसे घिसट के कुछ स्क्रिबल करता रहेगा, है ना। किसी बच्चों को आप बुक दे दीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया था कि किसी बच्चे को आपने बुक दे दी। अब इस बच्चे को जरूरी नहीं है पढ़ना आता हो, बस उसको आपने एक पिक्चर बुक बोलते हैं इसको, बिग रीडिंग बुक्स भी कह देते हैं, हालांकि वो वाली नहीं है, ये अल्फाबेट वाली बुक है। अब इसमें क्या है, जी के सामने गोट बनी हुई है, एक बकरी बनी हुई है, ऐसे ही हम क के सामने कमल बना हो सकता है, कलम बनी हो सकती है, हिंदी में भी आती है। जरूरी नहीं है बच्चों को पढ़ना आता होगा। ये जन्म से लेकर के और प्री स्कूल ईयर्स तक यानी अर्ली चाइल्डहुड तक, पूर्व बाल्यावस्था तक ये बात लागू होती है। कक्षा 1 से लेकर दूसरी तक, जन्म से लेके वहां तक चलती है जब तक वो पढ़ना नहीं सीख जाता। इसको एमरजेंट लिटरेसी स्टेज कहते हैं, ठीक है जी। कि अब बच्चा अनुमान लगा रहा है यहां देख करके, जरूरी नहीं है बच्चों को पढ़ना आता है, बिल्कुल भी नहीं। आपने किताब दे दी, वो उसको पलट पलट के देखता रहेगा, चित्र देखता रहेगा, उसके साथ कौन सा शब्द बना हुआ है वो देखता रहेगा जोड़ के, है ना, कि यहाँ पे के साथ काइट बनी हुई है ना, जी के साथ गोट बनी हुई है। तो वो ये पढ़ना सीखने से पहले की स्टेज है जिसको एमरजेंट लिटरेसी स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके बारे में जो भी उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है अपनी तरफ से। कुछ भी वो कीलम काटी कर रहा होगा, कोई मतलब नहीं होगा, उसके हाथ में पेन आ गया, कुछ भी ड्रॉ करेगा जिसका मीनिंग नहीं है ना, लिखने की कोशिश करेगा, सुन के फिर कुछ बोलने की कोशिश करेगा, पढ़ के किताब में ऐसे बिहेव करेगा जैसे बड़ा पढ़ना आता हो उसको। तो वो एमरजेंट लिटरेसी स्टेज होती है कि अभी वो सीख रहा है, एमरजिंग है उसके अंदर से लिटरेसी, साक्षरता सीख रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है, इसको समझते हैं यहां पे। तो इसको क्या कहेंगे हिंदी में? इसको कहते हैं उद्गामी साक्षरता, एमरजेंट लिटरेसी। अब ये बाकी सबका यहां बन ही नहीं सकता क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है इस तरह के कि या तो आपको जवाब पता होगा या तो जवाब नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो इसमें कई समूह हैं भाषा कौशलों के
जिसमें औपचारिक पठन निर्देश से पहले पढ़ना सीखा नहीं है, लेकिन उससे पहले किताबें पलटना, चित्र देख के कुछ अंदाजा लगाना, ये सब उद्गामी साक्षरता यानी इमर्जेंट लिटरेसी का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। एक होती है लिटरेसी स्टेज, जब हम प्रॉपर पढ़ना सिखा रहे हैं बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन रहते हैं आपके इसके बाद। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। ठीक है जी, एक दादी नानी, आपने बेसिक सी बात है, सबके घर में दादी नानी कभी ना कभी रही होंगी। अगर आप बहुत ही फॉर्चुनेट रहे हैं, कह दें उसको, वैसे तो हम बहुत ज्यादा किस्मत की बातें नहीं करते, बट कहें कि अगर चलो आप बहुत किस्मत वाले रहे तो आपकी दादी नानी रही होंगी और आपने उनसे कहानियां सुनी होंगी। मैंने बहुत सुनी है बचपन में। तो अगर हम बात करें, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। तो ये दादी नानी थोड़ी मॉडर्न टाइम्स की हैं, मतलब हमारे वाली तो ऐसे ही सुनाती थी, उनको पढ़ना भी नहीं आता है ना। तो एक दादी नानी है आज के समय की, जो पढ़ के स्टोरी बुक लेकर के और अपने शब्दों में थोड़ा सा उसमें 4 चांद लगा करके सुना रही हैं कहानी को। ठीक है ना। तो अब इसमें इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं। तो अपने जो बच्चे हैं, जो भी आप कहें नाती पोते पोती वॉटेवर, वो क्या कर रही हैं, अपने विचारों से भी परिचित करा रही हैं। उस बात को एक्सप्लेन करने में अपने, एक होता क्या है, जब हम पढ़ के कोई कहानी सुना रहे हैं उसका मतलब समझाने में हम अपने विचार प्रकट करते हैं बच्चों के सामने, तो वो भी कर रही हैं वो वहां पे। और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाएगा? अब इसमें कितने लोग गड़बड़ कर रहे हैं कि क्योंकि किताब से पढ़ा रही हैं दादी नानी कहानी, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि सस्वर पठन। सस्वर पठन लिटरेरी चीज है जो स्कूल में होगा। या सस्वर पठन कब होता है? जब आप पढ़ रहे हो सिर्फ किताब से एज इट इज चीजों को, यहां पे वो अपना टच दे रही हैं, अपना तड़का लगा करके सुना रही हैं कहानी, अपनी एक एक्सप्लेनेशन लगा रही हैं। और ये इनफॉर्मल है, अपने जो लोकल लैंग्वेज में शब्द यूज होते होंगे उनका भी वो इस्तेमाल करेंगी यहां पे, है ना। इसको संभाषिक पठन कहते हैं, या अंग्रेजी में कहते हैं कोलोकियल रीडिंग। ये इंग्लिश वाले भी ध्यान रखें, इंग्लिश पेडागोजी में भी एज इट इज चीजें देखने को मिल जाएंगी, है ना। कोलोकियल रीडिंग यानी देशज भाषा में, लोकल लैंग्वेज में जब वो कहानी का रूपांतरण कर रही हैं, पढ़ बेशक रही हैं लेकिन अपने टच के साथ, अपने तड़के के साथ कहानी को सुना रही हैं। ठीक है ना। तो संभाषिक पठन कहेंगे इसको, या कोलोकियल रीडिंग कहेंगे। सस्वर पठन लाउड रीडिंग होती है, जब आप बच्चे का प्रोनाउंसिएशन सुधरवाने के लिए, जो क्लास में टीचर ने खड़ा किया बच्चे को और कहा बेटा पढ़ो, या टीचर पढ़ के बता रही हैं पहले, तो वो एज इट इज पढ़ रही होती हैं बुक से, जरूरी नहीं है उसमें वो देशज भाषा का या अपनी जो उनकी मदर टंग है उसका टच लगा रही हो। तो दादी नानी है तो अपना भी तो टच ऐड करेंगी उसमें, है ना। तो ऐसा नहीं एज इट इज ही बस वो कह रही होंगी। तो ये संभाषिक पठन है। क्लास में हो रहा होता तो सस्वर पठन कह देते आप। मॉडल पठन होता है कि आप एज इट इज आप अच्छे से प्रोनाउंस करके पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ताकि उसको पता लगे कि आप उसको भी ऐसे ही शब्द बोलने हैं। ये भी क्लास में ही होगा। साझा पठन होता है जब बच्चे ग्रुप रीडिंग कर रहे होते हैं, शेयर्ड रीडिंग कह रहे हैं हम जिसको, मिलकर के बच्चे रीड कर रहे हैं। ये सब क्लास की बातें हैं। ये संभाषिक पठन है, कोलोकियल रीडिंग, कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में समझ रहे हैं, जो दादी नानी के द्वारा होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बस यही गड़बड़ हमें नहीं करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। वैसे तो ये 100 नंबर है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में हमेशा से पूछा जाता रहा है, हिंदी में जब से ऑनलाइन पेपर हुआ तब से पूछना शुरू किया है, और इस बार ऑफलाइन में भी पूछा गया है। जवाब दीजिए पढ़ करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइएगा। जवाब दीजिए। मैथ की क्लास आपकी होपफुली जो उदय सर हैं वो भी घर गए हुए हैं, मंडे से हो जाएगी, है ना। एक बार मैं आज पता भी कर लूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके घर में किसी की तबीयत खराब थी। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? स्वनिम बोले तो फोनीम, है ना, फोनीम। कि भाई अगर च की साउंड बनानी है मान लीजिए अंग्रेजी में, तो CH मिलकर के च की साउंड बनाएंगे। ये फोनीम है, या स्वर मतलब साउंड के साथ रिलेट करना। तो यहां पे बात क्या चल रही है कि हम स्वनिम से जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू कर रहे हैं, यानी हम फोनीम, मॉर्फीम, वर्ण क्या है आपके, क ख ग को जोड़ के कैसे क म ल कमल बनाया जाएगा, यानी हम वर्ण से पहले,
यानी अक्षर से शुरू कर रहे हैं हम, फिर उसके बाद शब्द पे जाएंगे, फिर उसके बाद साउंड पे, मतलब उससे पहले शब्द पे जाएंगे, फिर साउंड पे जाएंगे कि बोला कैसे जाता है, उच्चारण पे जाएंगे। तो हम पहले वर्ण से शुरू कर रहे हैं, वर्ण से फिर हम शब्द बनाना सिखाएंगे, शब्द से फिर हम एक वाक्य बनाना सिखाएंगे, वाक्यों से फिर हम कहां जाएंगे, एक स्टोरी की तरफ जाएंगे, एक कहानी या एक पैसेज, एक गद्यांश या पद्यांश बनाना सिखाएंगे या पढ़ना सिखाएंगे। उसके बाद हम समग्र पूरी कहानी को समझने की बात करेंगे। इसको बॉटम से अप की ओर जाना कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच, अधोमुखी या बॉटम अप उपागम। अगर यही लिखा होता, देखो उसको पढ़ के समझना होता है, इन्होंने कहा वर्णों से, मूल तत्वों यानी बेसिक एलिमेंट से शुरू किया है। अगर होल स्टोरी से शुरू किया होता कि पहले कहानी सुनाई, फिर आप पैराग्राफ पे आए, फिर आप वर्ड्स पे आए, फिर वर्ड के मीनिंग पे आए, फिर आप अल्फाबेट पे चले गए, यानी पहले कहानी, फिर वाक्य या वाक्यांश, फिर वाक्यांश से वाक्यों पे आए, वाक्यों से शब्दों पे आए और शब्दों से फिर वर्णों पर आ गए, तो ऊपर से नीचे जा रहे होते तो टॉप डाउन हो जाता है ये। लेकिन ये बॉटम अप है। बॉटम अप कैसे है ये, कि पहले आप वर्ण सिखा रहे हैं, क ख ग घ, ये सिखाया आपने, फिर उसके बाद उनको वर्णों को जोड़ के शब्द कैसे बनाते हैं वो सिखाया आपने, फिर उन शब्दों को जोड़ के वाक्य कैसे बनाते हैं वो सिखाया आपने, फिर वाक्यों से, कई वाक्यों के समूह से हम एक गद्यांश या पद्यांश तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम एक कहानी बनाएंगे। तो ये क्या है, ये है आपका बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वर्ण से आप एक पूरी कहानी की तरफ जा रहे हैं, वर्ण से शब्द बनाएंगे, शब्द से फिर सेंटेंस बनाएंगे। अगर ये उल्टा होता कि समग्र रूप, यहां पे लिखा हुआ है, यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने में पहले स्वनिम, यानी पहले हम फोनीम कि क कैसे उच्चारण होगा, क पहले ये सिखा रहे हैं, बाद में हम पूरी स्टोरी सिखाएंगे। अगर ये समग्र से वर्ण की ओर जाना होता तो ये टॉप डाउन हो जाता कि पहले आप स्टोरी बता रहे हो, मछली जल की रानी थी, बाद में सिखा रहे हो कि मछली म छ ल बड़ी की मात्रा तब मछली बनेगी, तो वो टॉप डाउन हो जाती। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब ये वही वाला सवाल है जो हम जानना चाहते हैं, मतलब ये कौन से क्वेश्चंस हो गए, ये असर्शन और रीजनिंग वाले जिसमें हम फंसते हैं। अभिकथन क्या है, ए दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तर्क इसका। अभिकथन है ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। यानी यदि हम फोनेटिक, यानी फोनेटिकली अगर हम स्पेलिंग सिखाएंगे, वर्तनी का मतलब क्या है, स्पेलिंग, तो जब हम कहते हैं क म ल कमल, तो इससे अगर हम ध्वनि को नहीं जोड़ेंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है ध्वन्यात्मक वर्तनी से सिखाएंगे हम, है ना, कि अगर हम सही से स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं तो बच्चा ठीक लिखना सीखेगा। तो ये बात तो इन्होंने गलत कह दी कि मंद पड़ जाती है। मंद क्यों पड़ जाती है, ये तो सही तरीका है सिखाने का, तो ये तो फॉल्स हो गया, है ना। ये कह रहे हैं ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग, यानी जब हम बच्चे को स्पेलिंग लिखना सिखा रहे हैं तो ध्वनि से सिखाएं कि क म ल कमल। अब ये तो सही तरीका है, और कैसे सिखाएं, दूसरे तरीके तो मुश्किल है इसके मुकाबले। मंद नहीं पड़ेगा बल्कि गति सही रहेगी, तो गलत हो गया। तर्क क्या है इसका, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। देखिए ये रीजन अपने आप में सही स्टेटमेंट कहता है, लेकिन जो स्टेटमेंट जिसका ये रीजन है वो गलत है। तो ए इज रॉन्ग या ए गलत है परंतु आर सही है। अब ये आर क्या है इसको भी समझेंगे। ए गलत है परंतु आर सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 52% लोग सही जवाब इसमें दे पा रहे हैं। देखिए आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पे, कि जो उनको रटवा दिया गया उसके अलावा वो कई बार क्या करते हैं अपने तरफ से बनाते हैं। उनको कहा, आपने कहा कि बेटा फूल, कोई फूल शब्द आया मान लीजिए कहानी में, अब वो फूल कई बार क्या होगा, वो अपनी समझ से दिमाग लगा करके फूल का फुल भी बना सकते हैं, क्योंकि समझने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। कई बार वो अपनी तरफ से शब्द बना देते हैं, है ना, तो आपको पढ़ने में भी समझ नहीं आएगा कि ये कहा क्या है ना, कवि क्या लिख गए हैं, यानी बच्चा क्या लिख गया है वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो इन्वेंट करते हैं। आविष्कृत वर्तनी का मतलब है वो इन्वेंट करते हैं स्पेलिंग को अपनी तरफ से, उसमें 2-4-6 चीजें एक्स्ट्रा लगा देंगे या कम लगा देंगे कुछ, और आपको पढ़ने में भी कठिनाई होगी। लेकिन ये अच्छा तरीका है क्योंकि बच्चा एटलीस्ट एक्टिवली सीखने की या लिखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। 102 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। अब 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके, फिर आपकी छुट्टी, आप अपने घर जा सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी होंगे, लेकिन ये हमारा डायलॉग है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 102, 102वां सवाल पढ़िए। 105 सवाल तक इसमें है क्योंकि 15 ही क्वेश्चन आपके आते हैं। कोई तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे भाई सेकंड वाला भी तो सॉल्व कराया है रूमा, जो आपने बैच लिया है, अगर तो सेकंड पेपर सॉल्व तो करा दिया, काहे टेंशन लेते हो हैं।
ये तो यूट्यूब की क्लास तो अलग है, ये तो बैच में आज लगवाई ही नहीं है। अब आपकी चैप्टर वाइज शुरू हो जाएगी मंडे से। हाय मैम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। तारीख कह रहे हैं, नाम ही तारीख है आपका, बहुत बढ़िया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 102 देखो। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है भाई? अगेन कि नई भाषा सीख रहे हैं बच्चे को घर से वो सीख के आया था हिंदी और स्कूल में आके इंग्लिश सीख रहा है मान लो, या घर से उसको गुजराती आती थी, स्कूल में हिंदी सीख रहा है, नई भाषा है उसके लिए, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं, क्योंकि नए नए नियम है। घर पे तो वो ऐसे सीख गए थे, एनवायरमेंट से, वातावरण से भाषा सीख लेती, पता भी नहीं लगा भाषा कब बोलना सीख गए। लेकिन स्कूल में नियम, व्याकरण पढ़ रहे हैं, वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं, अब आत्मविश्वास की कमी होती है जब उस भाषा को बोलते हैं। मान लीजिए आपने इंग्लिश सीखी लेकिन आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे बोलते हुए। अब इसका क्या इलाज है? एज अ टीचर आप इसका क्या सॉल्यूशन देंगे? इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, समक्ष हैं। पहला ऑप्शन क्या है? जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं होता कि बच्चे को, वो बोला जाता है ना हिंदी में एक मुहावरा है जो लोकली हम यूज करते हैं, कोलोकियल है एक तरह से, कि छींकते ही नाक काट देना। मतलब कि भाई जैसे ही गलती करे आप बार बार उसकी बैंड बजा दो, अरे तुमको ये भी नहीं पता, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा। अगर नॉर्मली वो बोलते समय थोड़ा बहुत गलती कर भी देता है तो उसको नॉर्मली जाने देना है, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बच्चे की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, ना कि आप उसकी जान को आए रहें कि ये गलत कैसे बोल दिया। अभी वो छोटी क्लास में है। बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें, तो सस्वर वाचन तो करते ही होंगे, लेकिन उसको भाषा बोलने में जब वो बातचीत करता है तब दिक्कत आ रही है। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतः क्रिया अधिक हो। ये बात एकदम परफेक्ट है कि बच्चों को ऐसी प्ले, क्योंकि जब वो खेलते हैं तो वो भूल जाते हैं सारा डर, जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरी तरह से बच्चे खेलते समय, तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियों का प्रयोग कराया जाए जिसमें मौखिक अंतः क्रिया अधिक हो, यानी ओरल इंटरेक्शन ज्यादा हो, जहां पे वो कोई डिबेट हो, कोई कविता का वाचन सब साथ में कर रहे हैं, जिसमें बच्चे बाकी बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? इंटरेक्ट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। तो बच्चा जहां सक्रिय रूप से बातचीत करेगा, अंतःक्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा ओरली, तो वो कॉन्फिडेंट फील करेगा बोलने में उस भाषा को। सिंपल बात है। काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी दिला देंगे, कोई समस्या थोड़ी बच्चे को। वाक थेरेपी तो उनको दिलाई जाती है जो लैंग्वेज आपकी थेरेपी है, जिनको मान लीजिए स्टैटरिंग, हकलाने की, तुतलाने की, इन सब की प्रॉब्लम है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर, इसके बाद रह जाएंगे 2 सवाल। देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 103। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? यानी कक्षा 3 की एक टीचर हैं जो अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को किससे परिचित करवा रही हैं? नए वर्ड मीनिंग से या वोकैबुलरी से, शब्दावली से। ठीक है जी। अब इस केस में कौन सा तरीका सबसे बेहतर है उन्हें नई वोकैब सिखाने के लिए? पहला ऑप्शन है अध्यापिका शामपट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। यानी अध्यापिका जो है वो शामपट पर, यानी जो आपका ब्लैक बोर्ड है उस पर शब्द लिखे और याद करने को कहे। तो ये सबसे एक्टिव तरीका तो नहीं हो सकता सिखाने का, है ना? ये तो रट्टाफिकेशन हो गया या बहुत ही मैकेनिकल वे है। बी ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। विलोम शब्द बताए और फिर अर्थ बताए। पहले वो बच्चा नए शब्द तो सीख ले, सीधा विलोम ही सिखा दोगे तो ये भी गड़बड़ है मामला। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए तो बच्चे तो और डर जाएंगे। उनको आसान भाषा में चीजें सिखानी, आप परिभाषा रटवा रहे हैं वोकैबुलरी के लिए। आपको क्या करना होता है? कॉन्टेक्स्ट में सिखाना होता है। ये बात इंग्लिश पेडागोजी में भी लागू होती है, हिंदी में भी लागू होती है। संदर्भ में सिखाइए। जब मैं आपको कोई क्वेश्चन पढ़ रही हूं या हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो मैं कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। वो दादी नानी वाली कहानी में मैंने आपको संदर्भ दिया, पीछे की कहानी सुनाई, ताकि आपको समझ में आए किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो जब आप नए शब्द सीख रहे हैं तो आप संदर्भ में सीखिए कि उसको किस परिस्थिति में कैसे यूज करेंगे। ठीक है ना? कि आपने एक वर्ड सीखा टॉयलेट, तो अब आप टीचर उसको यूज करके दिखा रही है कि मैम मे आई गो टू टॉयलेट या वॉशरूम, तो वो शब्द आपने यूज करके देख लिया। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे कि स्थिति विशेष में कैसे उसको यूज किया जाएगा। ठीक है? तो वो रियल लाइफ से जब आप जोड़ देंगे, वास्तविक जीवन से किसी भी चीज को, तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए 104। भाषा सीखना किससे संबंधित है? ध्यान से पढ़िएगा, सीखना लिखा है। 2 चीजें होती है, एक होता है भाषा अर्जन और दूसरा होता है भाषा अधिगम। तो यहां लिखा क्या है? भाषा अधिगम लिखा है, सीखना जिसको हम कह देते हैं। भाषा सीखना लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा।
भाषा सीखना। अब इस भाषा सीखना या भाषा अधिगम भी लिख सकते थे हम इसको, है ना, भाषा अधिगम यानी लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे इंग्लिश में। सीखना मतलब लर्निंग। और दूसरा क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन। दूसरी चीज होती है अर्जन। ठीक है जी। अर्जन में क्या है, जो नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा भाषा को अर्जित कर लेता है अपने परिवेश से। जैसे आपने अपनी मातृभाषा को अर्जित किया होगा, उसके लिए ना आपने कोई किताब पढ़ी होगी, ना कोई आप स्कूल गए होंगे। आपको स्कूल जाने से पहले अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग जो आपके घर में बोली जाती होगी, वो भाषा आपने सीख ली होगी, चाहे वो टीवी देख के सीखी हो, आसपास से सुन के सीखी हो, इंटरेक्ट करके सीखी हो, अंतःक्रिया करके, बट आपको वो भाषा बोलनी आ गई, बेशक आपको वो पढ़नी ना आती हो। जैसे अगर आप अमेरिका में जाएंगे या किसी भी कंट्री में जाएंगे जहां इंग्लिश बोली जाती है, तो वहां का जो एक छोटा बच्चा है 4 साल का, हो सकता है वो इंग्लिश बढ़िया बोल रहा हो, आपसे और मुझसे अच्छी बोल पा रहा हो। क्यों? उसको ज्यादा अच्छे ग्रामर के नियम आते हैं, रूल्स आते हैं। नहीं, हो सकता है रूल्स उसको आते भी ना हो, ग्रामर के पढ़ना भी ना आता हो सकता है इंग्लिश, लेकिन वो बोल अच्छे से लेगा, जिस तरह से हम हिंदी बोल लेते हैं बचपन से ही। उसका रीजन क्या है? भाषा अर्जन, जो एनवायरमेंट से, वातावरण से बच्चा अर्जित कर लेता है, और ये क्षमता के साथ जन्म लेता है मानव शिशु। ये बात नॉम चॉम्स्की कहते हैं। ठीक है, तो भाषा सीखना किससे संबंधित है? अब आप यहां तक तो समझ गए होंगे, भाषा सीखने की जब बात आएगी, लैंग्वेज लर्निंग की जब बात आएगी, तो बुक्स की बात आएगी, नियम की बात आएगी, किसकी? कौशल की बात आएगी। कौशल विक्की कौशल नहीं, कौन सा? लैंग्वेज स्किल्स की बात आएगी। सूबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उसकी बात आएगी। तो भाषा सीखना किससे संबंधित है? भाषा कौशलों से संबंधित है। ठीक है ना। अर्जन यहां पे सीखना नहीं लिखा होता, फिर एनवायरमेंट से अर्जित करते हैं आप। इसमें कौशल जरूरी नहीं आपने अलग अलग से सीखे हो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वो सब आप एक साथ सीख जाते हैं एनवायरमेंट से। प्रक्रिया, उत्पाद नहीं, कौशलों से संबंध है भाषा सीखने का। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है या कोई दर्द समस्या है? बताइएगा। नहीं, हिंदी वाले सर कराएंगे बैच में, मैं सिर्फ सीडीपी कराती हूं भाई। टॉय एज 3 से 6 भाई, टॉय एज 3 से 6 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, ये बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा आपको ये इन्होंने बनाया है मुश्किल, अदरवाइज ये क्वेश्चन आसान है। अगर अलग से आपसे पूछा जाता तो आप निकाल देते इसका जवाब। इसको हम अलग से भी एक दिन करेंगे, होपफुली आप पढ़ पा रहे होंगे। देखना, इसमें मैच करना है। एक तरफ 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं पढ़ के बता देती हूं, ये पेपर आपको मिल जाएगा। अनुमान, अनुमान लगाना क्या होता है भाई? लेखक कैसे लिखते हैं ये अनुमान लगाना है? नहीं, आप खुद से कोशिश करो कि इसमें क्या बन पाएगा। ये ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। मैं आपको ये पहले सॉल्व करके दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें उतना स्पेस है नहीं। अनुमान की अगर हम बात करें तो अनुमान लगाना होता है जब आप पाठ्य वस्तु में भाषा किस तरह से प्रयोग किया गया है इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। पाठ्य सामग्री किस बारे में, नहीं, ये तो अनुमान लगाना नहीं कहलाएगा। अनुमान लगाना होता है कि जब आप, जो आपका शीर्षक वगैरह होते हैं, यानी हम इसको इन्फर करना कहते हैं इंग्लिश में, कि आपको कोई बुक दी गई है या कोई स्टोरी दी गई है, तो आप उसका शीर्षक यानी उसका टाइटल पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ चित्र हैं या कुछ मोटे मोटे शब्द आपको दिख जाते हैं। जैसे आप नॉवल भी खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं ऊपर ऊपर से कि क्या होगा, तो ऐसे ही आपको स्टोरी में अनुमान कैसे लगाएंगे? पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना। चित्र देख के आइडिया लगाएंगे, अच्छा ये इस बकरी के बारे में कहानी है, जो बकरी और मेमने की कहानी है मान लीजिए, तो किताबों में होते हैं ना चित्र होते हैं, और एक हेडिंग होगी, ठीक है, मेमने के बारे में, तो उससे आपको अनुमान लग जाता है कि किस बारे में होगी। तो ए का तो 5 हो गया, सिंपल, ठीक है ना। निष्कर्ष निकालना, यानी आप क्या कर रहे हैं? निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कंक्लूजन पे आ रहे हैं। तो अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। नहीं, ये निष्कर्ष निकालना नहीं हुआ। ये है आपका लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। हाँ, ये बात आपकी इससे रिलेट हो जाएगी, पढ़ के समझने वाली बात है। संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, यानी शीर्षक, कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई हैं। ये निष्कर्ष पे जाएगा। फिर थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग तो रहेगा, इसको प्रॉपर मैं टाइप करा के एक दिन डिस्कस कर लूंगी। संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, ये आपका यहां चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें इसको, देखिए गहन पठन में होता है कि आप बारीकियों पे ध्यान दे रहे हैं। गहन पठन में जो है ये इसके ऑप्शंस हैं, अगर किसी का मन हो जवाब देने का। वैसे तो ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं देख पा रहे हैं हम, तो दिक्कत हो रही है इसको पढ़ने में, है ना। देखिएगा, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो हमने देखा था निष्कर्ष निकालना, तो हमने ये देख लिया था लेखक कैसे लिखते हैं, इस पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं, ठीक है। तो बी का फर्स्ट, ए के लिए हमने गए थे हम किस पे? अनुमान लगाना, ये 5 के साथ। तो ए का 5
सिर्फ एक ही ऑप्शन में, आपको सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर ए के साथ 5 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सिंपल आंसर हमारा निकल गया, क्योंकि ए के साथ 5 ही जाएगा और किसी और ऑप्शन में ए के साथ 5 नहीं दिया हुआ है। ये सिंपल फंडा होता है नंबर टाइम बचाने का, यदि इस तरह की बात फिट बैठ जाए कि